गुड मॉर्निंग शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता 1 और 2 में किस तरह से जीके का प्रश्न पूछा गया और करंट अफेयर्स का। ठीक इसी आधार पे आप तैयारी करेंगे और सक्षमता में अव्वल अंकों से पास करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नों को और किस तरह से पूछा गया ऑप्शन को हम लोग ढूंढते हैं। इसी तरह से आगामी एग्ज़ाम में पूछेगा और आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लगातार बारिश को राज्य आपदा घोषित किया? तो ये उस समय का करंट अफेयर्स था और ये हिमाचल प्रदेश किया था। उत्तर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने संस्कृति गलियारा G20 डिजिटल संग्रहालय की संकल्पना की है? तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय ने की थी। किसने की थी? सांस्कृतिक मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन थे? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु। कौन थे मैला आंचल के लेखक? फणीश्वर नाथ रेणु। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्थान रहा, 2022 की बात कर रहा है तो आप 2023 वाला देख लीजिएगा। 2022 में चौथे स्थान पे था, आप 2023 और 2024 में जो भी हुआ होगा राष्ट्रमंडल खेल उसमें आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, या फिर मैं करा दूंगा करंट अफेयर्स। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 अक्टूबर। क्या हो जाएगा? 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए AB के प्रसाद किस पेशे से जुड़े हैं? तो ये पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट हैं। देखिए आजकल ट्रेंडिंग बना है जो प्रश्न का कि अर्जुन पुरस्कार इन खिलाड़ी को मिला, तो ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है। डायरेक्ट प्रश्न ना करके आपको घुमा करके पूछा जा रहा है। तो मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा जब एग्ज़ाम आपके 10-15 दिन बच जाता है, उस समय मैं करंट अफेयर्स कराता हूँ ताकि आपके माइंड में वो सेट रहेगा। अभी आप ये जीके, पर्यावरण और गणित कीजिए, अंत समय में आपको राम बांध दूंगा और एग्ज़ाम में 120 जो बोला हूँ आसानी से होगा। सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का हल जो कराया हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट का भी लिंक दे चुका हूँ, आप देखें प्रत्येक दिन 30 मिनट या 20 मिनट। उसके बाद इसी आधार पे आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के संबलपुर में ब्रह्मा कुमारी द्वारा नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान की शुरुआत किसने की? तो ये द्रौपदी मुर्मू ने की थी। ये भी करंट अफेयर्स का सवाल था उस टाइम का। ये सब सक्षमता 1 का था। डैश मूंगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है? तो असम मूंगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है। ये आपके EVS में आ जाएगा प्रश्न, पर्यावरण में, विज्ञान के श्रेणी में भी आ जाएगा। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का प्रयोग प्रस्तावित करता है? तो वाइगोत्स्की हैं तो सामाजिक से ये सामाजिकता से जुड़े होते हैं। किससे? सामाजिकता से ये जुड़े होते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, यानी सहयोगात्मक अधिगम जो सामाजिकता की ओर ले जाता है। तो यहाँ ऑप्शन जो है इसके अकॉर्डिंग कोलैबोरेशन लर्निंग हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम, अधिगम मतलब होता है सीखना। ये आपका CDP का प्रश्न था, CDP का प्रश्न था, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। निम्नलिखित में से स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों को विशेषता कौन सी होती है? तो देखिए ये कह रहा है कि स्वाधीनता, तो ये होती है बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। स्वाधीनता वाले बच्चों को की विशेषता होती है बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। यह समय बिताने का एक
सुखद तरीका है। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो बच्चे समाजीकरण, ट्यूशन या संस्कृति या मीडिया, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ट्यूशन को छोड़कर बच्चे अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके के वर्णन नहीं कर सकता है? तो देखिए, नहीं कह सकता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना इसका जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मतलब देखिए, है तो सब सही, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है। ठीक है, तो आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, यानी बातचीत करके और पूछ करके बच्चे सीखते हैं। क्रिएटिंग अ रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी, ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है और यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान सरकार के डैश स्वरूप का प्रावधान करता है? तो संसदीय प्रारूप का प्रावधान करता है ये। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, संसदीय ही सही होगा। देखिए, यहाँ आपको संविधान से, सीडीपी से सब मिलाकर के प्रश्न जो पूछा जाता है, आपको शुरुआत कैसे करना है एग्ज़ाम हॉल में, ये सब चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन अभी पढ़ाई करेंगे। जो भारत का संविधान है ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। ठीक, और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, जो कोई पार्टिकुलर धर्म को नहीं मानता है। यहाँ किसी भी धर्म को आप स्वेच्छा से अपना सकते हैं और उसमें शरण ले सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आपसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको आपकी फंडामेंटल राइट्स है। तो जो हमारा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, लेकिन बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। बनने में लगा था 2 वर्ष। ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए बता रहा हूँ, 11 माह 18 दिन। तो संविधान बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन से हमारा देश गणतंत्र हुआ। और सबसे बड़ा लिखित संविधान जो अन्य देशों के संविधान को देखते हुए उससे अंगीकृत किया गया और सबसे बड़ा संविधान का निर्माण हुआ। संविधान के पिता किसे कहा जाता है? आप लोगों के लिए एक प्रश्न, संविधान के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं यहाँ 3 से 4 प्रश्न पूछने वाला हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा प्रश्न है सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा। तीसरा प्रश्न है BN राव, BN राव। और चौथा प्रश्न है, यहाँ पे चौथा प्रश्न कह रहे हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए आप कमेंट में जवाब देंगे। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, दूसरा इसी में, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष। और तीसरा प्रश्न रहेगा संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? चौथा प्रश्न रहेगा संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पांचवा प्रश्न इसी ऑप्शन से लिया जा सकता है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत सारे ऑप्शन से भी प्रश्न बन जाते हैं।
और एक प्रश्न और पूछा था सक्षमता में, जो मुझे याद है, सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 18, बी 26, सी 25 और डी 21। कमेंट में जवाब दीजिएगा। भारत में चुनाव कराने के लिए कौन जिम्मेवार होता है। भारत यानी राज्य में ना पूछ करके पूछ रहा है केंद्र यानी पूरे देश में, तो भारत का चुनाव आयोग। संघवाद में शक्ति की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है, तो ये केंद्रीय प्राधिकरण दोनों केंद्रीय प्राधिकरण और बताता है, तो केंद्रीय प्राधिकरण को बताता है। अगला प्रश्न है, यदि समवर्ती सूची के विषयों को बनाए गए कानूनों में कोई विरोधाभास होता है तो देश द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होता है। देखिए बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है संविधान से यानी पॉलिटी से। समवर्ती सूची में ना केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। क्या होता है, ये दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से विरोधाभास होता है तो जो ऊपर लेवल पे हैं इन्हीं का मान्य होता है। तो कहा जा रहा है प्रश्न में कि यदि समवर्ती सूची के विषयों के लिए बनाए गए कानूनों में कोई विरोधाभास, कोई त्रुटि देखने को, मतलब कोई टकराव देखने को मिलता है, तो डैश के द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा। जैसे हमारी राज्य सूची, समवर्ती सूची में कौन कानून बनाएंगे, दोनों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों, लेकिन किसी कारण से कानून में टकराव होता है, कोई विरोधाभास होता है, तो उस स्थिति में केंद्र के बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने सबसे गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना शुरू की। काफ़ी लाजवाब प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। और एक चीज़ और मैं बता दूं, एआई टीचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप रॉबोट के रूप में जान सकते हैं, एआई शिक्षक के रूप में सबसे पहले ये केरल राज्य में ही शिक्षक बनाए गए हैं। उसका नाम आपको बताना है। केरल भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है, ये आप जानते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है, तो 82.5 डिग्री, जो पूर्वी देशांतर को जो हम लोग अपना मानक समय मानते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। कितना, 5.5 घंटा ये आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। क्यों आगे है ये मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे ये ग्लोब हो गया और ये रेखा को आप कहते हैं कि ये देशांतर रेखा है और ये अक्षांशीय रेखा है, तो जो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। यानी ऐसे 2 देशांतर रेखाएं, तो इनके बीच में अगर एक देशांतर घूमेगा तो 4 मिनट घूमेगा। तो मैंने कहा कि 82.5 देशांतर को हम लोग लिए हैं अपना मानक समय, तो 4 मिनट से जब गुना करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 का 20 के 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हाथ में 1, 8 6 का 32, 1 33, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल 2 डेसिमल, यानी 330 मिनट हुआ। 300 जोड़ 30 मिनट हुआ ना जी। 60 से भाग दिए तो 6 पचे 30, 5 घंटा हो गया और ये 30 मिनट हो गया। यानी एक देशांतर में कितने मिनट का अंतराल होता है, तो 4 मिनट का। और हमारा जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को लिया गया है,
तो 82.5 में जब हमने 4 मिनट से गुना किया तो 330 मिनट आया, और 330 मिनट को जब हमने घंटा और मिनट में बदला तो 5 घंटा 30 मिनट आया। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। देखिए, आप लोगों के लिए पूरा एनर्जी अपना पूरा ब्रह्मास्त्र लगा देता हूँ, लेकिन हमारे जितने शिक्षक साथी देखते हैं अपने छोटे भाई को लाइक कीजिए और अपने अगले शिक्षक साथी को ये ट्रांसफ़र कीजिए। और केवल ये सक्षमता के लिए ही महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, अन्य एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अगर आपके फैमिली में कोई बच्चा तैयारी कर रहा है कहीं रह करके, तो ये चैनल का लिंक आप उन्हें भेज करके ज़रूर बोलिएगा कि सब्सक्राइब करके आप देखो कि कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है और किस तरह से तैयारी करना है। नहीं तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और हर जगह बट रहा है। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध किसने किया था? देखिए, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो 1920 के समय शुरू हुआ था, ये दोनों आंदोलन को अगर मिला दिया गया तो बल मिला, तो सबसे उग्र विरोध किसने किया था? मतलब कि ये मिलाया गया लेकिन इसका विरोध भी हुआ, तो किसने किया? तो जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के अचानक बंद होने पर कांग्रेस के विकल्प में कौन सी पार्टी? तो देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, चौरा चौरी कांड 15 फरवरी 1922 को घटित हुआ। असहयोग आंदोलन अगर गांधी जी बंद नहीं करते तो अंग्रेज क्या करते कि बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट करते और सज़ा दे देते, जिससे कि जो जितनी दिन की प्रक्रिया चली थी उस सब पे बाधा पड़ जाती। यानी हमारा देश आज़ाद होने के कगार पे था और वहाँ पे पानी फिर जाता, जिसके कारण से गांधी जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए असहयोग आंदोलन, जो कि एक अहिंसक आंदोलन था, और 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड जो हुआ वो हिंसक हो गया, जिसके कारण से गांधी जी ये आंदोलन स्थगित किए। लेकिन बहुत सारे बड़े नेता इसका विरोध भी किए, और उसी के जस्ट बाद 1 साल बाद 1923 में स्वराज्य पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा शुरू कर दिया गया। ये था कहानी। तो कैसे मैंने इतने चीज़ों को याद किया? सिर्फ स्टडी करके, कोई ट्रिक लगा करके नहीं। कौन सी घटना के कारण कौन सी घटना घटी, क्या हुआ, क्यों दबा, क्यों स्थगित हुआ, ये सब आप अब जब पढ़ लेंगे ना तो सब चीज़ आपका डेट बाय डेट याद हो जाएगा। ट्रिक याद कीजिएगा कि प्रश्न, बहुत सारे चैनल पे मैं देखता हूँ लोग ट्रिक बताते हैं। ट्रिक भी कब याद कीजिएगा? जब आपको थ्योरी पता होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो सर की उपाधि, नाइटहुड की, कैसर हिंद की उपाधि, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की अपनी उपाधि लौटा दी थी। और महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाले यही रविंद्रनाथ टैगोर थे, और बापू कहने वाले सुभाष चंद्र बोस। नमक सत्याग्रह के दौरान सर्वाधिक पुलिस बर्बरता कहाँ हुई? तो ये नवसारी में हुई थी। ये नमक सत्याग्रह क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन आप जानते होंगे, 1930 का कहानी, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ। गांधी इरविन समझौते, गांधी जी ने इरविन को पत्र लिखा, जिसे नहीं माना तो ये आंदोलन हुआ, और अंततः गांधी जी के बातों को इरविन ने समझा, माना 11 सूत्री मांगों को, लेकिन उसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन भी रखे गए थे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर भारत में मुसलमानों के लिए अलग होमलैंड की वकालत किसने की थी? तो इसकी वकालत की थी मोहम्मद इकबाल ने। किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। और आपको एक प्रश्न यहाँ बताना होगा कि मोहम्मद इकबाल का सबसे फेमस नारा क्या था, स्लोगन? मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा किस शहर में हुई? तो ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में। बांग्लादेश का राजधानी क्या है? क्या था? ढाका। मोहम्मद अली जिन्ना ने किसके कहने पर मुस्लिम इलाकों में संपर्क यात्राएं शुरू की? तो ये जफरुल्लाह खां के कहने पर इन्होंने मुस्लिम इलाकों में
ट्रैवलिंग करना यानी मिलना जुलना शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो, दोनों नारा इन्होंने दिया। इनका दोनों फेमस नारा है। आज़ाद हिंद फौज की गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है जो अपने निर्माण के लिए डैश लेते हैं, बहुत अधिक समय लेते हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों। तो ये लाखों सबसे अधिक हुआ, तो लाखों। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, पश्चिमी चंपारण में। ये भी याद रखिएगा, चंपारण में। बिहार हो जाएगा उत्तर। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना क्या थी? बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब हुआ कि एक चीज़ से बहुत सारे फायदा। तो ये दामोदर घाटी परियोजना जो थी भारत की पहली नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना थी। टिहरी बांध आंदोलन मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है छत्तीसगढ़ से। किससे? छत्तीसगढ़ से। देखिए, कोई भी प्रश्न आसान नहीं पूछा है सक्षमता में। बहुत सारे लोग कहते थे कि सक्षमता में आसान प्रश्न पूछा है, सक्षमता 1 का है सब प्रश्न। सक्षमता 2 का भी आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। और इसी आधार पे आपको तैयारी रेगुलर कंटिन्यू रही है इस चैनल पे। अगर आप छोड़ के पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। आप इत्मीनान से प्रत्येक दिन एक अपना कोई भी टाइम बनाइए, जब भी कोई नया वीडियो मैं देता हूँ आप देख लीजिए। और ये ना सोचिए कि आपके माइंड में प्रश्न नहीं है तो आपको याद नहीं है। आपको वो चीज़ जब ऑप्शन मिलेगा ना तो दिखेगा कि मैंने ये चीज़ पढ़ा था और आपका बिल्कुल सही जवाब आएगा। अब यहीं 1-2 प्रश्न करके यहाँ पे स्थगित करूँगा क्लास, क्योंकि स्कूल का टाइम होगा, स्नान करके जाना होगा। ट्रेनिंग ख़त्म हो चुका है, FLN की ट्रेनिंग में था, जिसके कारण से मैं आपको रेगुलर वीडियो कंटिन्यू 2 या 3 वीडियो नहीं दे पाया पर डे, लेकिन एक करके दिया भी। उम्मीद है आप लोगों को देख करके अच्छा लग रहा होगा ये चैनल। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करेंगे और एक प्यारा कमेंट करेंगे कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है और आप किस ज़िले से हैं। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारों पर 83 डैश निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये अभड़क के निक्षेप पाए जाते हैं। ये सारे प्रश्न मैं कराऊंगा कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जस्ता, कहाँ पे कोयला, ये सब मैं आपको बता दूंगा। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चाय उद्योग? तो ये किशनगंज, जहाँ सर्वाधिक वर्षा भी होती है, पश्चिम बंगाल से सटे हुए है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप? तो गणित में तो बहुत सारे प्रश्न करा चुका हूँ। अब जो गणित का मैं क्लास कराऊंगा वो मास्टर क्लास कराऊंगा मॉडल सेट के आधार पे। एक प्रश्न मैं करूंगा और उसी के आधार पे एक प्रश्न आपको दूंगा और आप उसे आराम से बनाइएगा। मैं एकदम आपको 0 से सिखा दूंगा, ठीक है? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा आखिरी प्रश्न था आज का। उम्मीद है आप लाइक ज़रूर करेंगे और आगे शेयर करेंगे।